अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज के इस एपिसोड में सभी साथियों को होली की शुभकामनाएं। मेरी भी तरफ से सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो है हम लोगों का यह एपिसोड शून्य पर केंद्रित रहेगा। शून्य क्या है और इसके क्या विभिन्न स्वरूप हैं, किन किन परिस्थितियों में शून्य क्या होता है, तो आज जो है हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और हर पक्ष पे इसकी चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से जो है ये चर्चा हमको लगता है बहुत रोचक होगी, क्योंकि जब जब अखिलेश सर शून्य पर चर्चा किसी भी प्रशिक्षण में हुई है तो बड़ी रोचक हुई है और हमारे कई साथियों का उस पर बहुत सारे प्रश्न और विचार आए हैं। तो हमको लगता है कि आज आपके और हमारे द्वारा इस पर एक सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक समृद्ध चर्चा होनी चाहिए। गणित में शून्य का बहुत महत्व है और जब हम शून्य की बात करते हैं तो इसका अपना आध्यात्मिक महत्व है, भौतिक महत्व है। एक प्रसंग जुड़ा हुआ है शून्य से कि जब स्वामी विवेकानंद 1993 में शिकागो गए थे तो उस समय भारत की स्थिति को दर्शाया था। वहाँ पे लोगों ने उनको शून्य पे बोलने को कहा था और शून्य पे बोलने को इसलिए कहा था कि शून्य में है ही क्या, क्या बोलेंगे। लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया उस पर बोला, स्पीच दिया कि जो आज भी लोग उसको याद करते हैं, काफ़ी लोग उनके शिष्य भी बने। और भारत देश इस मामले में अपना बहुत समृद्ध रहा है। आप पुरानी किताबों में पढ़िए, बौद्ध धर्म में पूरा आप मध्यम मार्ग है और शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था उसकी चर्चा है। तो इसका संदर्भ जो है बड़ा व्यापक है। लेकिन हम अक्सर क्या हुआ है अखिलेश सर कि जैसे शून्य के बारे में भौतिक रूप से शून्य के बारे में भी चर्चा की जाए और आध्यात्मिक शून्य की चर्चा करना अगर हम सोचते हैं कि हम लोगों नहीं, वो तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। फिलहाल यहाँ चूँकि गणित के दृष्टिकोण से हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा भौतिक संदर्भों में समझने का प्रयास किया जाएगा कि यहाँ पर शून्य का क्या मतलब है। जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें जो शून्य की अवधारणा है, जो हमें बच्चों को कक्षा में बताना है, इस पे काम करना है, बच्चे क्या शून्य को समझें, हमें बेसिकली इसी पे फोकस रहना है, जीरो पे। इसलिए हमको लगता है शून्य पे चर्चा होना। हम सर क्लासरूम में देखे कक्षा 6, 7, 8, 6 स्तर पे तो विशेषकर जहाँ कहीं शुरुआत होती है शून्य की गुणा बीच में संख्याएं कुछ मिलती है तो बच्चे गलती कहीं जोड़ में जो है वो संख्या को क्या करते हैं कि उतारते हैं, कहीं वो शून्य ही लिख देते हैं, और गुणा में क्या करते हैं कभी वो संख्या पूरी लिखते हैं कहीं शून्य लिखते हैं। तो इसलिए अच्छा हाँ, इसकी बात ये जैसे कभी कभी हमने बच्चों से चर्चा की, कभी कभी प्रशिक्षण में भी ऐसे प्रश्न जब उठता है कि शून्य क्या है तो लोग लगभग ये एक कॉमन सा जवाब होता है। पहले तो लोग कहते थे कि कुछ भी नहीं है, अब धीरे धीरे उसको कहने लगे हैं कि एक भी नहीं। दरअसल उसका कारण है, आपको याद होगा जो चार्ट पोस्टर मिले थे तो उसमें इस तरह का कुछ मेंशन किया गया था बच्चों को समझाने के लिए कि एक कटोरे में कुछ फ्रूट या शायद रसगुल्ला रखा था, एक एक करके कम हो रहा था तो बच्चों से अब कितने बचे, अब कितने बचे, अब कितने बचे, तो अंत में जब एक भी रसगुल्ला नहीं बचा था तो बच्चों का जवाब होता था कि एक भी नहीं बचा। तो वहाँ से जो है शून्य की अवधारणा बच्चों को समझा दी जाती थी कि ये शून्य है। तो ये तो ठीक है बेसिक स्तर पे कक्षा 1-2 बच्चों के लिए, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में इतने से काम नहीं चलेगा। मुझे ये लगता है कि एक भी नहीं वाला जवाब इसमें थोड़ा सा कमी तब रह जाती है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी मेज पे अगर आधा रसगुल्ला रखा हुआ है, प्लेट में आधा रसगुल्ला रखा हुआ है तो एक तो नहीं है, आप तो सही है कि एक भी नहीं है, माने एक तो नहीं है, लेकिन आधा तो है, शून्य तो है नहीं कि सीधे। दरअसल जो स्रोत है शून्य का, जब सीधे हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं जो शून्य से शुरू होता है, वहाँ संख्याएं जंप करके हैं, डिस्क्रीट हैं, 0 के बाद 1 है,
एक के बाद दो है, तो बीच में नहीं है। तो एक भी नहीं का मतलब निकलता है कि एक ही नहीं है, माने उसके बाद फिर शून्य ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा जनरलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 0 और 1 के बीच में हाफ भी तो है, 1/4 भी तो है। तो अगर कोई चीज़ टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई फ्रैक्शन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 1/4 1/2 से, तो शून्य है नहीं। लेकिन उस दशा में भी अगर हम शून्य की अवधारणा लेके चलते हैं कि एक भी नहीं का अर्थ तो शून्य हो गया, तो शून्य है नहीं। लेकिन सर ये है कि एक भी नहीं, हमारा कहने का मतलब हमको लगता है कि जो लोग चर्चा में ये बात करते हैं एक भी नहीं, मतलब एक को एक यूनिट के रूप में मान के शायद कहना होता है क्या कि एक भी नहीं। अरे वो तो कह सकते हैं एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं कह देंगे तब भी फिर वही निकलेगा। हाँ। इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ और बताना जरूरी है। हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है शून्य की अवधारणा थोड़ा सा और इसको समझने की संदर्भ में ज़रूरत है। तो जैसे अब मान लीजिए हम लोग अभी जो पिछला वाला वीडियो बनाए थे, संख्या क्या है उसमें, तो जब हम संख्या को संख्यांक के रूप में व्यक्त करते हैं, 5001 है लिखना हुआ, संख्या है 5001, उसको जब हम लिखेंगे तो 5001 इस तरह से लिखते हैं। तो वहाँ 0 अगर आ जाए 5001 और वहाँ 0 को इस तरीके से समझा जाए कि एक भी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे बच्चे। चूँकि वहाँ संख्या की बात हो रही है, आप कह रहे हैं एक भी नहीं है, हालांकि इससे भी समझा जा सकता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है, आपसे चर्चा हुई थी कि एक भी नहीं से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जैसे अब हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक सीक्वेंस का सहारा लेते हैं, क्रमबद्धता से। जैसे गणित का एक नेचर होता है कि इसमें क्रमबद्धता होता है, एक पैटर्न होता है, जिसको हम पैटर्न से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मेरी जेब में कितने पैसे, मेरी जेब में कितने हैं, हाउ कितने हैं, आपके दिमाग में आएगा कि क्या कितने हैं, क्या पूछ रहे हैं, नहीं आप बता पाएंगे। भले हमारी जेब में 100 रुपये हो, 5 रुपये हो, कितने में हमारा कहने का मतलब हम जानना क्या चाह रहे हैं, आप क्या जानना चाह रहे हैं। जब तक आप भौतिक संदर्भों में उस यूनिट को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक किसी गिनती का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये लग रहा है कि अगर शून्य को बताना है तो वो परिभाषित होना चाहिए, अर्थात हम जानना क्या चाह रहे हैं, तो क्या चीज। अब मैं इसी को इस तरह से बच्चों को समझाया जाए कि जैसे बेटा मेरे जेब में 2 रुपये है, अब यहाँ रुपये की बात है, संदर्भ इसका क्या है, रुपये, फिर 1 रुपये है, फिर 0 का मतलब 1 भी रुपये नहीं है। तो जैसे चाहे 99 पैसे हों तब भी अब उसके पास 0 रुपये माना जाए। अब आप देखिए कि जैसे हमें 1-2 के लिए किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है, 1-2 के अर्थ को ग्रहण करने के लिए, ठीक उसी तरह शून्य निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है शून्य, उसके भी अर्थ को ग्रहण करने के लिए हमें किसी मात्रक की जरूरत पड़ेगी और उस मात्रक के अब्सेंस को, उस मात्रक के अब्सेंस को शून्य प्रदर्शित करेगा। जैसे काउंटर एग्जाम्पल हमारे भी दिमाग में एक आ रहा है, जैसे शून्य को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ठेले पे कोई केला लेके जा रहा है और कोई खरीदार गया और वो कहा कि हमको 1 दर्जन केला दे दीजिए, ठेले पे उसके केला भी रखा हुआ, कहा कि हमारे पास 1 दर्जन नहीं है। तो अर्थात 1 दर्जन जो केले की बात हुई, जबकि ठेले पे केला है तो वो देख रहा है कि केला तो हमारे पास है लेकिन 11 केले हैं, बस 1 दर्जन नहीं है। अब 1 दर्जन की वहाँ उपस्थिति अगर हम अभिलेखीकरण में करेंगे तो वहाँ शून्य लिख देंगे, और जबकि केले हैं। तो इसका मतलब शून्य को परिभाषित जब तक नहीं करेंगे तब तक हम अब जैसे हम लोग 10 लिखते हैं, 10 ध्यान दीजिए संख्या निर्माण में ये चीज है, जो संख्या को संख्यांक के रूप में व्यक्त करते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, फिर लिखते चले जाते हैं। 3 का मतलब 3 यूनिट, 3 सेम यूनिट। अब उसको इस यूनिट में 9 यूनिट्स तक लिखते हैं, लेकिन 10 कहाँ से आया, अब यूनिट जो है एब्सेंट हो गया, तो यूनिट की जगह क्या हो गया 0। अब वो क्या बन गया
दहाई बन गया, दहाई बन गया, 10 प्लेस 1 आ गया। अब वो 10 यूनिट मिलके एक दहाई नई एक जनरेट हो गई, तो उसको हम शिफ्ट कर दिए लेफ्ट साइड में, और जो उसकी यूनिट की जगह थी वो शून्य हो गई। अच्छा, एक चीज इसमें और है, ये बड़ा हमको रुचिकर लगता है ये बात, जैसे शून्य के बारे में लोग कहे कि क्या एक भी नहीं है, क्या कोई चीज ऐसी भी है जो एक भी ना हो और उसको शून्य कह सकें, शून्य ना हो? और तो ये चीज हुआ कि परिभाषित कर दिए कि 1 दर्जन केला नहीं है, 1 सेब नहीं है, 1 रसगुल्ला नहीं है, कम करते करते चलिए उसमें आधा तिहक बातें खत्म हुई कि चलिए शून्य। क्या ऐसी भी कोई चीज है एक भी ना हो और आप उसको शून्य? नहीं सर, ये मुझे जो लगता है, मैं अपने सेंस से या मैंने जो पढ़ा है, देखिए किसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो शून्य नहीं है, ये जान लीजिए। जैसे अगर कहा जाए कि कितने पेड़ ऐसे हैं इस दुनिया में कि जिसमें केला और सेब दोनों लगते हो, ऐसे पेड़ों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे शून्य कहना उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पेड़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे ये बताना ज़्यादा सही होगा कि सर ये नॉन एग्जिस्ट है, इस तरह की। हमारा कहने का हमको ये लगता है कि जिसकी यूनिट का अस्तित्व ही ना हो, हाँ, उसको अगर आप कहें कि ये शून्य है तो वो गलत होगा। जैसे हम कोई एक शब्द ही ले लें, जैसे किसी चीज का अस्तित्व न होना शून्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। किसी चीज का अस्तित्व है लेकिन वर्तमान संदर्भ में नहीं बात हो रही है, उसकी अनुपस्थिति है, तब शून्य से उसको प्रदर्शित किया जाता है। शून्य रिप्रेजेंट करता है किसी चीज की अनुपस्थिति को। हमको लगता है बच्चों के संदर्भ में भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चों को शून्य की बात बता देते हैं तो इसीलिए जो हमारे विद्वानों ने फिर आज चर्चा की है कि वो किसी पहले यूनिट को दिखाते हैं, बिल्कुल समान यूनिटों को कम करते करते तब शून्य पे पहुंचते, ना कि आप जैसे कभी कभी ये भी चर्चा होती है कि पहले शून्य आया कि संख्या आई। यही तो पैटर्न है। हाँ, अगर आप पहले शून्य की चर्चा कर देंगे तो आपने बड़ा खतरा मोल ले लिया बच्चों के साथ, अगर कह लीजिए, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं बनेगी तब तक आप शून्य के अस्तित्व को नहीं बता सकते। मैंने अभी कहा कि जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो नॉन एग्जिस्टेंस हो गया, अपरिभाषित हो गया, शून्य नहीं है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, जब कोई चीजें एग्जिस्ट करेंगी तब वहाँ पे जैसे सारी गिनतियों की बात आएगी, काउंटिंग। जैसे प्रशिक्षण में हम चर्चा कर रहे थे तो हमने एक बार सिफनों की एक बात की कि सिफनों जो है कितने हैं, एक आदमी के पास सिफनों हैं और वो कितने हैं और उसमें से गिर गया कुछ। तो अब सिफनों की बात करेंगे तो पहले तो ये बात आनी चाहिए कि सिफनू है कैसे, उसकी क्या यूनिट बन रही है। अब किसको 1-2 सिफनू समझ रहे हैं, जिसको हम जानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है, तो उसको हम शून्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए आप अपने धर्म ग्रंथों में भी नाम का बड़ा महत्व है, नाम माने वही यूनिट। तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे याद आ गई, उसमें लिखा है कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न पर ही पहचाने। मतलब अगर आप किसी चीज को ऐसे हाथ में रख दिया जाए और उसका आप नाम नहीं जानते हैं तब भी आप नहीं पहचान पाएंगे, आओ आई कैसे कंफ्यूजन में रहेंगे। वही तुलसीदास लिखे हैं, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गति न पर ही पहचाने, तभी नहीं आप पहचान पाएंगे। यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार हम आपसे ही सुन रहे थे क्या कि ये कोई आप डांस पिक्चर की स्टोरी में कोई बोली उसको उसमें भी सोने की कोई बात आ रही थी। डांस पिक्चर में वो एक सीन था, उसमें वो एक लेडीज थी, उसकी हीरोइन थी, अमिताभ बच्चन डांस थी उसमें, तो वो रिवॉल्वर खाली थी, नीचे वो सेटिंग थी उसकी, तो पुलिस घेर लिया था चारों ओर से। तो कहती है डांस तुम कैसे बचोगे, रिवॉल्वर तो मैंने पहले ही खाली कर दी है। तो डांस कहता है डांस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये तुम जानती हो रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती है रिवॉल्वर खाली है। तो फिर उसके मुंह में टेप वोप लगा के निकल जाता है अपना। तो रिवॉल्वर गोली का नाम होना शून्य है, वो भी एक शून्य है। लेकिन एक संदर्भ भी निकला किया
हमें पता है कि रिवॉल्वर खाली है, आपको पता है, पुलिस को नहीं पता है। कभी कभी ये पुलिस के रूप में हमारे स्कूल में बच्चे हो जाते हैं। टीचर को पता है कि ये शून्य क्या है, किताब में लिखा है बड़े अच्छे से शून्य क्या है। बच्चों के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हमें कभी कभी लगता है बच्चे को कुछ नहीं आता, इसका दिमाग खाली है, लेकिन ऐसा नहीं, वो खाली है। ये हम लोग भले जान रहे हैं जो खाली है, लेकिन उस दिमाग में बहुत सारी चीजें ईश्वर ने भर के भेजी हैं। उसको बस हमें जो है, हमको लगता है कि वो शून्य कहीं टीचर के रूप में उनके दिमाग में बैठे हो, प्लस माइनस होकर के सब जीरो के रूप में है। हमको लगता है कि अभी अगले एक एपिसोड में सर बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हम लोग जीरो पे अभी क्या करेंगे, जीरो के ऑपरेशन, जो जीरो का आपस में गुणा, जीरो का इन्फिनिटिव के साथ किसी संख्या में शून्य का भाग, शून्य में शून्य का भाग, ये बड़े रोचक है। इसमें हमारे बहुत से बच्चे और कभी कभी तो हम जो हमारे विषयगत शिक्षक नहीं है या हैं भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो हम समझ रहे हैं कि उसको लेकर के हम आप बोर्ड पर दूर करेंगे अगले एपिसोड में और चर्चा करेंगे संख्या निर्माण पर। क्या संख्याएं 1 से 10 यही हैं? क्या इनका कोई और स्वरूप था? फिर उसी में क्या शून्य पहले आया या संख्या पहले आई? और फिर ये किन रूपों में संख्याएं हो सकती हैं? कोई हम सरल स्वरूप तैयार कर सकते हैं क्या? इन सब प्रश्नों का उत्तर जैसे जैसे नंबर सिस्टम व्यापक होता जाएगा, नेचुरल नंबर, विपूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर, वैसे वैसे शून्य का जो संदर्भ है ना वो भी व्यापक होता है। शून्य यही परिभाषित बदलेगा नहीं, मतलब और उसमें ऐड चीजें करनी पड़ेंगी, तब हम उसको समझ पाएंगे वहाँ पे जो शून्य का क्या मिला के शून्य के और भी हम लोग अवतार देखेंगे एक तरह और हायर लेवल पे अगर समझा जाए तो आपने देखा होगा जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे बीएससी में, ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, तो वहाँ पे जो है शून्य को एक एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में परिभाषित किया गया था। तो वहाँ से सारी चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, लेकिन क्योंकि हाई लेवल पे हैं, बच्चों के स्तर पे, तो हमें इसी तरीके से समझाना होगा। बिल्कुल। तो हम समझ रहे हैं कि इस बात को यहीं पे विराम दिया जाए। आगे के एपिसोड में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। सभी साथियों को पुनः होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।